बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। बहुत सारी अहम डेवलपमेंट्स हैं। आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी जेल में, और बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की। ये गुफ्तगू कहा जाता है कि तकरीबन 9 फीट का ऊंचा शीशा था, जिसके दूसरी तरफ से उन्होंने बहुत बुलंद आवाज़ में सहाफ़ियों को मुखातिब किया, और उन्होंने जो बातें की हैं वो एक मरतबा फिर अस्करी क़यादत के ऊपर उन्होंने कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं उनके नाम लेके, और बहुत सारी एक जिसे कहना चाहिए बहुत गुस्से में उनकी जो गुफ्तगू है वो आज रिपोर्ट हुई है। कौन है उनकी बंदूक के निशाने पे, ये बहुत अहम होगा इस बात को देखना भी, क्योंकि इस दौरान डील की बातें भी हो रही थी और ढील की बातें भी हो रही थी। तो क्या ऐसी इन्वायरमेंट में ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो दबाव के मुतरादिफ हैं, यानी वो दबाव बढ़ाना चाह रहे हैं, या उनको वाकई कोई डील जो है वो नहीं मिल रही जिसकी बुनियाद पे उनका ये जो गुस्सा है इस वक्त वो ज़ाहिर हो रहा है? ये दो सवालात हैं जो कि हम उठाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। और इसके साथ साथ बैरिस्टर गौहर साहब ने भी आज ये कहा है कि हमारी किसी इदारे से बातचीत नहीं चल रही, और तहरीक इंसाफ के बानी जो हैं इमरान खान साहब, वो उन्होंने कोई किसी इदारे के ऊपर बात नहीं की, उन्होंने आज कहा है। और ये भी उन्होंने कहा है कि हमारा कोई इरादा भी नहीं कि हम किसी इदारे के साथ जो है वो महाजराई करें। दूसरी जानिब अगर आप देखें तो कल एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई, और वो थी शेर अफजल मरवत साहब का स्टेटमेंट सऊदी अरब की जो इन्वॉल्वमेंट थी रजीम चेंज के हवाले से, और उसके ऊपर आज सारा दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो तरदीद करती रही है। क्या शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उन्होंने इस इन्वॉल्वमेंट का इल्ज़ाम लगा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैकफुट पे डाल दिया है? क्या वाकई तहरीक इंसाफ जो है उसके अंदर इतनी तकसीम है कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, और उसका नुकसान ना सिर्फ पार्टी को हो रहा है बल्कि इस वक्त जबकि सऊदी अरब की बहुत बड़ी सरमायाकारी पाकिस्तान आने को है, उसका नुकसान पाकिस्तान को भी हो रहा है? इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। दूसरी जानिब एक और नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, और वो ये है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अली अमीन गंडापुर साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में एक स्टेटमेंट दिया है, और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अगर मौलाना फजल रहमान, जिनसे कल ही असद साहब ने कैसर साहब ने मुलाकात की थी, बात की थी और उनको कहा था वो तहरीक का हिस्सा बने, अगर वो बनने का सोच भी रहे थे तो अब शायद वो उस तहरीक का हिस्सा ना बने जिस तरह की सूरत हाल आई है। अली अमीन गंडापुर साहब ने क्या कहा है वो ज़रा आप सुनिएगा। डीआई खान में लोगों को मौलाना की पार्टी में ले जाया गया, पकड़ के जबरदस्ती प्रोग्राम करवाए गए। ये कह रहे मैंने चोरी हुआ है, अब तो मुझे खुद लड़ने की जरूरत ही नहीं है इसके खिलाफ, अब तो मेरा वर्कर भी इसको हरा लेगा। मौलाना अपना रेट लगवा रहा है, फिर कोई डील करेगा, कश्मीर कमेटी लेगा, कोई गवर्नर लेगा या कोई माल लेगा, और फिर मेरे नोट भी खा मेरा वोट बढ़े तो फिर कहीं और चल पड़ेगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी तकसीम की खबरें हैं, और फैज़ाबाद कमीशन के ऊपर आपने देखा होगा कि भांत भांत की बोलियां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर सुनाई दे रही हैं। कुछ नए बयानिए की बात भी हो रही है। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ वाकई एक नए बयानिए की तरफ बढ़ रही है? वो कैसे हासिल होगा जबकि ख़ुद उनकी हुकूमत इस वक्त, जमात उनकी जो है वो हुकूमत में है? इन सारे मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ सेंटर हमायूं मोहम्मद साहब तहरीक इंसाफ के सेंटर, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। अतर काज़मी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तबसरा निगार हैं, तज्ज़िया निगार हैं, बहुत शुक्रिया। सेंटर कामरान मुर्तज़ा साहब भी हमारे साथ हैं, मारूफ कानूनदान भी हैं और JUIF के सीनियर रहनुमा भी हैं। उज़मा बुखारी साहब भी हमें अभी ज्वाइन करेंगी और ज्वाइन कर चुकी हैं बल्कि। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। सबसे पहले कामरान मुर्तज़ा साहब आपके पास मैं आना चाहती हूँ। ये जो स्टेटमेंट आपने सुना है, क्या आपको लगता है कि इसके बाद JUIF के ताल्लुकात नॉर्मल होंगे? असद कैसर साहब ने आपसे बात की, आपकी जमात से, क्या आप लोग जो हुकूमत मुखालिफ तहरीक है इसमें एक स्टेज पे आएंगे सारी जमातें उनके साथ मिलकर? देखिए, पहले तो पशीन जलसे में जो है वो हमारे खिलाफ नारे लगवाए गए, ये 6 जमाती इत्तेहाद ने जो कुछ किया, और फिर उसके बाद असद कैसर साहब ने भी माजरत की, और 2 और दोस्त थे। मैं उस दिन मौलाना साहब के पास था, तो वो 2 दोस्त, मेरा ख्याल है कि एक इनके इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे और एक और दोस्त थे, कोई दोनों ओहदेदार थे, वो भी माजरत के लिए आए थे। तो वो माजरत फिर मौलाना साहब ने उस दिन खुशदिली से कबूल भी कर ली थी, और आज फिर अली अमीन ने जो है ना जो कुछ करना था वो कर लिया। और कश्मीर कमेटी वैसे बाय द वे जिस दिन से मौलाना नहीं है उस दिन कश्मीर कमेटी का वजूद भी नहीं रहा। तो उसके बाद बाकी और जो है ना 1.5 दर्जन कमेटियां जो है ना वो
कौमी असेंबली की हैं और 2 सेनेट की हैं, मगर इन किसी कमेटी को किसी को भी जो है ना कभी किसी ने किसी का जिक्र भी नहीं किया। तो बहरहाल अली अमीन साहब ने जो है ना बहुत सारी बातें कर दी। तो मेरा ख्याल है कि ये दोस्त अपने तौर पे करें, गो के मकसद एक है, धांधली है, जो कुछ हुआ जो कुछ इलेक्शन के साथ होता रहा है पाकिस्तान में 75-76 सालों से, हमारी जदोजहद उसके खिलाफ है। हमने उसी को अवामी असम्बली का नाम दिया है, और अवामी असम्बली यानी ये असम्बली तो नाकाम हो गई। पाकिस्तान में जमहूरियत आलमोस्ट जो है ना दस्तूरी जमहूरियत जो है वो नाकाम है। और तो फिर सेंटर साहब इसका मतलब तो ये है कि आपका एजेंडा तो एक ही है ना, मतलब जो आप कह रहे हैं वो तहरीक इंसाफ भी वही बात कर रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ में आपकी मुखालफत बहुत ज़्यादा है, उनके वोटर में भी बहुत ज़्यादा मुखालफत है। तो हम उनकी फायरिंग की जद में आ जाते हैं, अक्सर हम उनकी फायरिंग में जद में आ जाते हैं। गो कि हमने उन पे कोई बात करनी छोड़ दी हुई है, हमने उनकी केसेस के हवाले से बात करनी छोड़ दी है, हमने उनके हवाले से बाकी बातें छोड़ दी हैं। हमने बिल्कुल जो है ना उनको कहीं पे जो है ना हम उनको नुकसान या कोई उनके ऊपर तनकीद नहीं कर रहे, मगर इसके बावजूद जो है ना पता नहीं क्यों, या तो वो शायद इस मकसद में जो एक जमहूरी मकसद है इसमें सीरियस संजीदा नहीं है, और चाहते हैं कि कहीं ना कहीं पे जो है ना रास्ते जुदा हो जाए। मगर बहरहाल ये हमारी मंजिल है, कोई दोस्त अगर इसमें चलना चाहेगा तो भी ठीक है, कोई नहीं चलना चाहेगा तो भी ठीक है। सेंटर साहब मुझे अंदाज़ा इस बात का ज़रूर है कि मौलाना के ज़ाहिर आप बहुत करीबी लोगों में से हैं, तो मौलाना क्या सोचते हैं उस पर मैं आती हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि अब भी क्या तहरीक का हिस्सा बन सकते हैं कि नहीं। क्योंकि हुमायूं साहब बहुत ज़्यादा आपकी जमात के अंदर जो है ना वो इख्तलाफ इतना ज़्यादा है कि मकसद बेशक वो कह रहे हैं हम तो कभी कोई अब बात नहीं करते, कोई स्टेटमेंट नहीं है, क्यों इतनी आवाज़ें हैं कि आप अपने ही दुश्मन जो है वो बढ़ा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए इस तरह है कि इसमें कोई शक नहीं कि हमारा उनके साथ जो पॉलिटिकल जो माइंड सेट है हम उनसे बहुत दूर है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखें, इस सब दूरी के बावजूद और इन सब तलखियों के बावजूद JUI उन जमातों में इनका शामिल या उनका वो शमूलियत नहीं है कि जिनके बारे में इमरान खान ने कहा है कि हम इनसे बिल्कुल ही बात नहीं करेंगे। मतलब उन्होंने 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ के कहा है कि उनके साथ हमने किसी लिहाज से नहीं चलना, ठीक है। उसमें PMLN है, पीपल्स पार्टी है, और MQM है उनका। उसकी वजह ये, उसकी वजह कि ये तीनों जमातें वो हैं जो कोई ना कोई, हम सब कहते हैं कि कोई ना कोई जमात बेनिफिशरी ऑफ इलेक्शन की, लेकिन ये वो तीनों जमातें वो है जो उस बेनिफिशरी के बाद दे आर हैप्पी विद द सिस्टम कि जिस तरीके की धांधली हो रही है वो कहते हैं चलो ठीक है, खुश है। अब बाकी जो सारी जमातें हैं वो कहते हैं कि यार धांधली होती है, अब इक्का दुक्का धांधली मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, एक हल्के में हो सकती है, 2 हल्कों में हो सकती है, लेकिन जो ऑर्गेनाइज्ड धांधली है, जो फॉर्म 45 के बाद फॉर्म 47, दैट मीन्स कि ये अब वोटिंग से आगे जा चुकी है, ये इदारों के हद के अंदर धांधली शुरू हो गई, ठीक है। मैं जाके ठप्पे लगाऊं, मेरे बंदे 2-2 वोट डाले, वो अपनी जगह है, लेकिन जब इदारा धांधली में आ जाए ना, ये चीज़ अनएक्सेप्टेबल है। अब इस चीज़ को जो अनएक्सेप्टेबल जो पॉलिटिकल पार्टी समझती है, हम उनके साथ करते हैं। अब आप ये समझ लें कि JUI और PTI ये 2 किसी हद तक एक दूसरे से नाला लोग हैं, लेकिन इनकी मंजिल एक है। मैरिज ऑफ कन्वीनियंस नहीं, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस नहीं है, इट्स नॉट मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। इनकी मंजिल लेके जहां इन्होंने जाना है। अब सवाल ये उठता है रास्ता एक होगा, हाँ रास्ता भी एक है, रास्ता भी एक है, मंजिल भी एक है। सवाल ये उठता है कि क्या हम एक गाड़ी में बैठ के जाएं या हम अलग अलग गाड़ियों में बैठ कर। अभी तक तो आप अलग अलग, ठीक है, अभी तक हम अलग अलग गाड़ियों में हैं, ठीक है। अब उसमें लेकिन ये गाड़ियां कहीं एक जगह पे आके मिल सकती हैं? नहीं, ये गाड़ियां एक साथ ही जा रही हैं, जहां बाज़ जगहों पे आगे पीछे पहुंच रही है, लेकिन जहां एक ही मंजिल एक ही है। अच्छा, अब उसमें ये बात है कि जो आपने अली अमीन गंडपुर साहब की बात की है, मैं उनको थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा। आपको पता है कि अनकरीब बाय इलेक्शंस होने वाले हैं, और उनमें उनके हलके में भी ये हो रहा है, और उनके हलके में उनकी फैमिली का डायरेक्ट, मौलाना साहब की फैमिली के दरमियान में डायरेक्ट कॉन्टेस्ट होता है नॉर्मली, ठीक है। तो वहां पे क्या ये उस कॉन्टेक्स्ट में किया गया है, तो फिर वहां पे आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं। ये बेनिफिट ऑफ डाउट वो है कि जो PMLN और पीपल्स पार्टी ने आपस में इलेक्शन के दरमियान में, साहब एक तो इतने हालात ऐसे हैं वहां पे,
खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीनपुर साहब बहुत अच्छा चल रहे हैं अगर देखा जाए सिक्योरिटी इदारों के साथ भी, बाकी जगहों के ऊपर भी मसलन, लेकिन वहाँ पे जो सूरत हाल है, अभी मेरे कान में बताया गया है कि अखुंज़ादा चटान साहब जो हैं उनके कारवान के ऊपर जो है वो हमला हुआ है या उनके कॉन्वाय पे हुआ है। ये एक बड़ी तशवीशनाक खबर है और इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए, अल्लाह उनको अपनी पनाह में रखे। मगर जो उज़्मा आप सुन रही हैं, सेंटर साहब को भी आपने सुना, सेंटर कामरान मुर्तज़ा साहब को भी आपने सुना, आपको क्या लगता है ये हुकूमत मुखालिफ तहरीक जो है ये किसी जगह पे जाके किसी मतलब हुकूमत को गिरा पाएगी, नुकसान होगा या नहीं होगा, या हुकूमत खुद के लिए खुद ही काफ़ी है? बहुत शुक्रिया आसमा। हैरत की बात यह है कि अभी जुम्मा 8 दिन हुए हैं हुकूमत को आए हुए, जो है वो पता नहीं क्यों इतना जज्बा है कि हुकूमत गिरा भी दी जाए, ये सब लोग इकट्ठे भी हो जाए और पता नहीं जो है वो हुकूमत अपने लिए काफ़ी है। अभी तो हुकूमत जो है वो अल्लाह का करम ही है कि पाकिस्तान के लिए काफ़ी हो रही है और इशारे बेहतर हो रहे हैं। दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान ट्रैक पे वापस आ गया है, बैरूनी सरमायाकारी आ रही है, और जो ये भी इत्तफाक है, बहुत हसीन इत्तफाक है। ऐसे ही जैसे अली अमीन गंडापुर साहब को नहीं पता कि इमरान खान साहब जो है वो JUI के बारे में अब क्या सोचते हैं, अब की बात हो रही है। जो पहले वो सोचते रहे हैं और कहते रहे हैं वो मैं ना कराऊं तो बेहतर है, मैं याद कराना भी नहीं चाहती, हम तो वो दोहराते भी नहीं है कभी। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है कि सऊदी जो डेलीगेशन है वो यहाँ पर आया हुआ है और उस डेलीगेशन के यहाँ होते हुए उनके सऊदी अरब के बारे में जो है वो एक इतना बड़ा इल्जाम इनके उस लीडर की तरफ से, जो पहले भी बहुत सारी फुंजड़ियां छोड़ते हैं लेकिन वो इमरान खान साहब के बहुत करीब है। उनको इमरान खान साहब का फोकल पर्सन भी, इनको इमरान खान साहब की कोर टीम का हिस्सा भी, मतलब हर जगह पर वो मौजूद है और वो इतना बड़ा इल्जाम लगाते हैं एक मुल्क के ऊपर, बरादर मुल्क के ऊपर, जो इस मुल्क के अंदर सरमायाकारी की बात कर रहा है। और जो ये बड़ा हसीन इत्तेफाक है। उसी तरह ये हसीन इत्तेफाक बताया अभी सेनेटर साहब ने कि कोई बात नहीं, मौलाना साहब एक पंचिंग बैग है। मुझे बहुत अफसोस हुआ ये सुन के कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इनके लिए एक पंचिंग बैग है कि एक ज़िमनी इलेक्शन है तो कुछ भी कहा जा सकता है, उनके बारे में कुछ भी कहे और जितनी भी बदजबानी हो सकती है वो की जा सकती है। यही प्रॉब्लम है इनका। नहीं, उन्होंने उनका जाती हल्का है चूंकि, तो उसके ऊपर उन्होंने तनकीद की है क्योंकि इलेक्शन आ रहा है, तो इलेक्शन की फिजा में उन्होंने कहा कि मैं बेनिफिट ऑफ डाउट उनको देता हूँ। एक मिनट, ये बेनिफिट ऑफ डाउट जो है ये मौलाना साहब की जात के ऊपर होना है। आपको जो है ये अभी वो इदारे जो हैं बड़े याद आ रहे हैं, धांधली में इदारा मुलव्वस नहीं होना चाहिए। टीएस बिठाने में कौन सा इदारा मुलव्वस था? तब तो आप बड़ा खुशी खुशी जाके जो है वो आपने इस मुल्क के ऊपर जो है 4 साल बेड़ा गर्क किया इस मुल्क का। और ये जो अभी कह रहे हैं ना कि JUI और इमरान खान साहब जो है उनकी मंजिल एक है, मतलब अजीब बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान जिस हल्के से हारे हैं वो भी PTI जीती है और मौलाना साहब की पार्टी भी जिस सूबे से हारी है वो भी खैबर पख्तूनख्वा है। तो इसमें हमारी हुकूमत का क्या लेना देना है? ये तो मौलाना साहब जो है उनको क्लैरिटी यकीनन उनके पास होनी भी चाहिए कि उनका जो है वो एक्चुअली इख्तलाफ किस चीज के ऊपर है। अगर उनसे मैंडेट छीना गया है तो मैंडेट फिर जाहिर है KPK में उनके कैंडिडेट्स थे ना, पंजाब में या कहीं और तो थे नहीं। तो ये जो मैंडेट उनसे छीना गया है तो उसके जहाज पे ये या उसी ट्रक पे सवार होकर ये जाए तो हमें तो क्या इतराज होगा? अच्छा, अब वैसे अज़मा मैं प्रोटेस्ट करना चाहती हूँ मौलाना साहब के बारे में, जिस तरह से उनको पंचिंग बैग बनाकर उनकी इंसल्ट को जिस तरह से कवर करने की कोशिश की है, मेरा इस पे बहुत इख्तलाफ है और एतराज है। मौलाना साहब के साथ ये नहीं होना चाहिए। मगर मौलाना आपके साथ नहीं बात कर रहे, ये भी एक अहम सवाल है। वो PMLN के साथ खुद मियाँ साहब मिलने के लिए गए, वो उनसे बात नहीं कर रहे। कोई बात नहीं, वो ना भी बात करें तो हमने पहले भी मौलाना साहब का एहतराम ही किया है, अब भी हम मौलाना साहब का एहतराम ही करेंगे। देखिए मौलाना साहब एक अलहदा आइडेंटिटी है, वो उनकी अलहदा एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी अपनी फिलॉसफी है। वो अगर हमारे साथ इत्तेहाद में थे, हमें लीड कर रहे थे, हमारे सार आंखों पे थे, अब भी अगर हमारे साथ नहीं भी हैं तो भी हमारे सार आंखों पे। बिल्कुल इस पे मैं मजीद मैंने कामरान मुर्तज़ा साहब से पूछना है। अज़मा, मैंने आपसे रोटी के बारे में भी पूछना है, नान के बारे में भी, क्योंकि इस्लामाबाद में तो खैर कल कहा गया था, यहाँ पे अभी तक वही कीमत है। वहाँ पंजाब में जो सूरत हाल है उस पर भी मैंने बात करनी है, लेकिन अभी नहीं, ब्रेक के बाद बात करनी है। अतर, अभी आपको क्या लगता है, ये जो इसको मैंने इसलिए टीज़र दिया है क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट है, सुनना चाहते हैं हम सब, जो है वो नान रोटी में पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई की सूरत हाल है, क्या हुकूमत इस महंगाई की सूरत हाल से अपोजिशन फ़ायदा नहीं उठा पाएगी इस तरह की मुख्तलिफ फ़िरोई मामलात में? या आपको लगता है, क्योंकि आवाम की बात तो फ्रेंकली कोई भी नहीं कर रहा, हुकूमत तो चले जो भी है जिस तरह भी है, लेकिन अपोजिशन भी बात नहीं कर रही है।
دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ایک پوائنٹ ہے کہ obviously اگر عوام تنگ ہوں گے ویسے ہی تو ان کی پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اپوزیشن کرنا سب سے آسان ہے. اپوزیشن میں بیٹھ کے آپ جو مرضی دعوے کرتے رہیں, جس طرح بھی سینیٹر صاحب نے بھی کہا کہ ہماری گاڑیاں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں, پر لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی گاڑی پہ کوئی پریشر ہارن زیادہ لگوائے ہوئے کہ ہر 2 منٹ کے بعد یہ دبا دیتے ہیں اور کسی نہ کسی اتحادی کو اپسیٹ کر دیتے ہیں. اور وہ ایک زمانے میں خان صاحب کہتے ہوتے تھے کہ وہ میرے جو مخالفین ہیں ان کی جو فلانا لیڈر ہے وہ میرا فرنٹ مین ہے یا میرا فرنٹ کھلاڑی ہے. تو اس وقت لگتا ہے اس طرح کہ ان کے اپنے بہت سارے ایسے کھلاڑی ہیں جو دوسروں کے لیے کھیل رہے ہیں, ایسا لگتا ہے. یہ خود خان صاحب بھی آج جو انہوں نے سٹیٹمنٹس دیے ہیں, آئی مین عسکری قیادت کے حوالے سے, آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے لیے یہ کیا ڈیسپریشن ہے, کیا ہے؟ دیکھیں یہ تو اب وہ ان کی جماعت ہی فیصلہ کر سکتی ہے کہ ان کی ایک جماعت کی پالیسی ہے یا پھر وہ کیا الزام لگا رہے ہیں. یہ تو ان کا ایک تسلسل ہے, یہ بیانیہ کوئی آج نہیں شروع ہوا, 2 سال سے مسلسل وہ عسکری قیادت کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ان کی حکومت کو فارغ کیا. آپ نے یہاں پہ دیکھا بڑے وہ نعرے لگے, بہت کچھ ہوا. ہوتا یہ ہے آسما کہ یہاں پہ سیاست کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے. فیض آباد دھرنا, جنرل فیض, نون لیگ جواب دو, اور جب اس کمیشن میں پیش ہوئے نون لیگ کے جید رہنما, کسی ایک نے بھی جنرل فیض کا وہاں پہ نام لیا؟ کیوں نہیں لیا خاقان عباسی صاحب نے, کیوں نہیں لیا احسن اقبال صاحب نے, کیوں نہیں لیا زاہد حامد صاحب نے؟ بتاتے نا وہاں پہ کہ یہ جنرل فیض کروا رہے تھے. تو مسئلہ یہ ہے کہ مگر خواجہ آصف صاحب نے تو لیا, انہوں نے کہا کہ ان کو بلایا ہی نہیں گیا جنرل فیض کو, جب باجوہ کو اور کھل کے آپ نے وہ رپورٹ پڑھی بھی, اس رپورٹ کے اندر کسی ادارے کا نام لیا کہ اس کے جو جہاں پہ گواہی دی وہ احسن اقبال صاحب بھی یہیں پہ, خاقان عباسی صاحب بھی یہیں پہ, وہ وزیر اعظم تھے. انہوں نے کہا جا کے وہاں پہ کہ یہ ادارہ کروا رہا تھا یا وہ کروا رہا تھا. تو اداروں پہ الزام بڑا انفارچونیٹ ہے. کل ہی میاں جاوید لطیف صاحب نے, اپوزیشن میں تو ہم یوزڈ ہوئے ہیں کہ اپوزیشن تو اداروں کو ملائن کرتی ہے, کل جو میاں جاوید لطیف صاحب نے حکومت میں ہوتے ہوئے اچھا, میں نے کامران مرتضیٰ صاحب کے پاس جانا تھا, لیکن بریک کے بعد ان کے پاس جاؤں گی. کوئکلی میں عظما سے پوچھ لوں, عظما یہ جاوید لطیف صاحب کس کی طرف سے کھیل رہے ہیں؟ اگر آپ شیر افضل صاحب کے اوپر الزام لگا رہی ہیں تو یہ جاوید لطیف صاحب کس کی پچ پہ ہیں, ذرا یہ بھی بتا دیں ہمیں. دیکھیے, میں ظاہر ہے میری پارٹی کی سینئر رہنما ہے, میں ان کے بارے میں اس طرح سے بات تو نہیں کرنا چاہتی, لیکن یقیناً ان کی وہ اپنی ایک نشست ہارے ہیں جو وہ کبھی نہیں ہارتے ہیں, اور ان کے ساتھ جو ان کو ایک سلیکشن کے حوالے سے, اور بائی دا وے جو وہ باتیں کریں ہمارے شیخو پورہ میں, کیونکہ میرا تو ہوم ڈسٹرکٹ بھی ہے, ہمارے وہاں پارٹی کے اندر 2 گروپس ہیں, اور ان 2 گروپس کی ہمیشہ آپس میں جو ہے وہ لگتی رہی ہے, کبھی ان کی آپس میں سلام نہیں ہوئی, اور ان میں سے ایک گروپ جیت گیا ہے, ایک ہار گیا ہے, تو وہ تھوڑی سی وہ میرا خیال ہے وہ تکلیف کا اظہار وہ پتہ نہیں کن الفاظ میں کر رہے ہیں, لیکن نہ کریں تو بہتر ہے. اس طرح سے پوری پارٹی کا اس کو پوائنٹ آف ویو کہہ دینا یا یہ کہہ دینا کہ جی یہ جو انہوں نے الزام لگایا, میں ڈیٹیل سے تو نہیں دیکھ سکی, لیکن جو بھی انہوں نے باتیں کی ہیں وہ قطعی مناسب نہیں تھی. ٹھیک. اور یہ جو فیض آباد دھرنے کمیشن کے اندر آپ کے مختلف بیانات آ رہے ہیں آپ کی پارٹی کے, اس کو کس معنوں میں لیا جائے؟ دیکھیے, جو فیض آباد دھرنے کے بارے میں خواجہ آصف صاحب نے بڑے ڈیٹیل سے, میرے خیال کل غالباً آپ ہی کے پروگرام میں وہ یہاں موجود تھے, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو فیض آباد دھرنا کا جو کمیشن تھا, یہ شاید اپنا وہ کام کر ہی نہیں رہا تھا جو اس کو کام کرنا تھا, اور یہ اس کے اوپر بہت سارے حقائق تو پہلے بھی پبلک تھے, تبھی تو یہ کمیشن بنا تھا. یہ کمیشن کوئی ہوا میں تو نہیں بن گیا تھا نا آسما بی بی, یہ آخر اس کا حکم جو ہے وہ, اور جو اس وقت جیسے پاکستان ہے ہمارے, ان کا باقاعدہ رول ہے اس فیض آباد دھرنے کے, جس کے اس کے بعد کانسیکوینسز بھی ان کو بھگتنے پڑے تھے, جب ان کے خلاف پھر جو ہے وہ ریفرنس بھی آئے اور ان کو جو ہے وہ فارغ کرنے کی کوشش بھی کی گئی. تو یہ ایک ہسٹری کا ایک ایلیمنٹ تو ہے, اس کو کوئی بھی کمیشن جو ہے وہ کہہ دے کہ جی وہ رول نہیں تھا, ساری دنیا نے رول دیکھا ہے, سب کو پتا ہے اس میں کون سی. اچھا, اب میں بریک لینی ہے, بریک کے بعد میں سینٹر صاحب آپ کے پاس آؤں گی, تھوڑا سا اور وقت ہمیں دیجیے گا. کامران مرتضیٰ صاحب سے اور آپ دونوں سے ہی بات ہوگی, لیکن سب سے بات ہوگی, لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے کہ کیا واقعی کوئی ڈیل ہو رہی ہے یا ڈیل کو سبوتاج کرنے کے معاملات جو ہیں وہ خود تحریک انصاف سے شروع ہوئے ہیں. اس کے اوپر بھی بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سینٹر کامران مرتضیٰ صاحب یہ بتائے گا کہ ابھی جو بات ہو رہی تھی, ایک تو کیا میاں نواز شریف کے ساتھ ان کی 1-on-1 ملاقات ہوئی, اور
اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مولانا خاموش بھی ہو گئے اور تھوڑے چپ بھی رہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ لوگ مل کے ایک گاڑی پہ سوار ہو سکتے ہیں یا آپ کچھ دنوں کے بعد میاں صاحب سے بات کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو سن نہیں پایا سر. آپ گاڑی پہ سوار ہو جائیں گے؟ آواز کا کوئی پرابلم آ رہا ہے. گاڑی پہ سوار ہو جائیں گے آپ پی ٹی آئی کے ساتھ یا میاں صاحب کے ساتھ جا سکتے ہیں؟ ہیلو سر میرا خیال ہے آواز کا تھوڑا مسئلہ ہو رہا ہے. میں یہ اچھا کنیکشن کا مسئلہ ہو رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے, ہم دوبارہ سے آپ سے بات کرتے ہیں اس پہ. محمد صاحب, اب سر یہ جو بات ہے کہ سعودی عرب کے خلاف سٹیٹمنٹ, مطلب کیا تحریک انصاف کے لیے تحریک کافی ہے؟ نہیں, وہ تو عمران خان خود بھی کہتا ہے کہ تحریک انصاف کو سب سے زیادہ نقصان تحریک انصاف سے ہوگا. لیکن دیکھیں, میں سمپل سی بات کرتا ہوں, اگر میں کانٹیکسٹ دیکھوں کہ جب تختہ الٹا ہے تو میں دیکھوں گا کہ جو بانی تحریک انصاف ہے عمران خان, انہوں نے اس وقت کیا کہا تھا. انہوں نے اس وقت 2 لوگوں کے نام لیے تھے اور وہ پورے 1-1.5 سال جو بھی ان کا وہ کمپین تھا, وہ تھرو آؤٹ پیریڈ میں آئی ہیو ناٹ ہرڈ کہ کوئی تیسرے ملک کی یا دوسرے ملک کی بات کی ہو. انہوں نے 2, ایک جنرل باجوہ کی بات کی تھی اور ایک انہوں نے یو ایس کے ایمبیسڈر کی یا ان کی انوالومنٹ. جی, ڈونلڈ لو کی وہ کھل کے کرتے تھے, وہ کھل کے کرتے. وہ آج بھی کہتے ہیں. صرف شروع میں انہوں نے کہا تھا کہ اٹ سٹارٹڈ فرام یو ایس, بعد میں انہوں نے کہا نہیں, ایکچولی کانسپیریسی یہاں سے ہیچ ہوئی تھی, پھر اس کی سپورٹ کے لیے یو ایس کے پاس گئے تھے. لیکن وہ تو محسن نقوی صاحب تک بھی گئے تھے اس معاملے کے اوپر. نہیں, محسن نقوی دیکھیں اس میں ہم یہ دیکھ لیں تو خواجہ آصف صاحب نے اس بات کی تصدیق بھی کی تھی کہ یہ جو جنرل باجوہ کے ساتھ ان کی بات چیت شروع ہو گئی تھی 2019 میں کہ بھئی ہم یہ کر لیتے وہ کر لیتے, تو کسی حد تک وہ یہاں سے ہو گیا. پھر درمیان میں اور بہت سارے لوگوں نے کہا ہوا ہے کہ جنرل باجوہ نے یہ کیا تھا. خیر اینی وے, تو ایز فار ایز سعودی عرب کی بات ہے, آئی ٹوٹلی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے یہ مروت صاحب نے کس مروت صاحب نے خود سے کہا, خان صاحب کے کہنے پہ نہیں کہا. مجھے اتنا معلوم ہے پاکستان تحریک انصاف ہیز ٹیکن اے اسٹرانگ ریزرویشن آن دس تھنگ. آخر کچھ تو ہے جو زلفی بخاری صاحب سے لے کے مطلب سب کے سب تردید کر رہے ہیں. دیکھیں ایسی بات نہیں ہے, اس میں کوئی بھی شخص جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوگا جس نے یہ سنا ہوگا پچھلے 1.5-2 سال میں کہ اس میں کیا ہوا ہے, اس میں کبھی اس کا نام آیا نہیں تھا. تو اب اگر اس میں اچانک کیوں آیا, یہ ایک سوال ہے. بہرحال بالکل ٹھیک بات ہے, یہ بالکل اس میں کوئی سچائی نہیں. بہت اسٹرانگلی کنڈیم کیا اس کو. کامران مرزا صاحب, آپ کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. اچھا سر, اب یہ بتائیے کہ یہ جو گاڑی والی بات ہو رہی تھی, میں نے سعودی عرب والے ایشو پہ بھی واپس آنا ہے, لیکن کیا گاڑی پہ آپ اکٹھے سوار ہوں گے یا جو 1-on-1 ملاقات تھی میاں صاحب کی اور مولانا کی, جس کے بعد وہ پھر 1 مہینے کے لیے چلے گئے تھے, تو کوئی برف پگھل سکتی ہے ان کے بیچ میں؟ دیکھیے ہمارا تو بڑا آسان سا جو ہے نا, کوئی ہمارا کسی کے ساتھ ہماری سب سے دوستی ہے, ہماری میاں صاحب کے ساتھ بڑا احترام کا رشتہ ہے, ہمارا زرداری صاحب کے ساتھ بڑا احترام کا رشتہ ہے. ہمارا تو بات بڑی ایک اصول کی ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. چلیں ممکن ہم غلط کہہ رہے ہوں, تو اگر ہم غلط کہہ رہے ہیں تو ایک پریزیڈنٹ تو موجود ہے ناصر الملک والے کمیشن کا, اسی طرح کا ایک کمیشن بنا دیجئے, 1 بنا دیجئے یا 4 صوبوں میں 1 بنا دیجئے, اسلام آباد میں 1 بنا دیجئے, 5 ہو جائیں گے. اور 10% کو جو ہے نا وہ 10% لے لیں اس میں اور اس کو جو ہے اس کا آڈٹ کروا دیں. ہم غلط کہہ رہے ہوں گے تو ہم ان کو جو ہے نا تسلیم بھی کریں گے اور اگلے 5 سال اپوزیشن میں بیٹھ کے ان کے ساتھ تعاون بھی کریں گے. اور اگر ہم ٹھیک کہہ رہے ہوں گے تو یہ پھر سٹیپ ڈاؤن ہو جائے اور اس کے بعد فیئر اور فری الیکشن ہو جائے. ہمارا تو کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے, کوئی ہم نے کبھی ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی ہے, نہ کرنی ہے. آپ حکومت نہیں گرانا چاہتے سینٹر صاحب, آپ حکومت نہیں گرانا چاہتے. حکومت دیکھیے, اگر اس کا مینڈیٹ درست نہیں ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ ان کو حکومت کرنے کا حق نہیں ہے. اگر ہم بھی ہوتے یا کوئی اور ہوتا, اگر اس کا بھی مینڈیٹ درست نہ ہوتا تو پھر اس کا حق نہیں ہے. اور کیا اسمبلیوں سے استعفے دے سکتے ہیں مولانا؟ کیونکہ اسمبلیوں سے استعفے دے سکتے ہیں, کیونکہ پچھلی جو پارلیمنٹ تھی اس کے اوپر بھی یہی اعتراض تھا اور وہ کہتے تھے ہمیں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے, مگر اب تو وہ بیٹھے ہیں, تو کیا وہ مستعفی ہو سکتے ہیں؟ پچھلی اسمبلیوں میں ہم نہیں بیٹھنا چاہتے تھے. اس میں ہمارے جو باقی
बाकी इत्तेहादी पार्टियां थी, उन्होंने हमको कंपेल किया और उसी जो है ना उसमें उनके प्रेशर के तहत जो है हमने कंटिन्यू किया। अब हमने इस दफ़ा चूंकि पिछली दफ़ा कंटिन्यू कर चुके थे तो हमने ये फैसला किया कि एक फोरम ना छोड़ें ताकि हमारी बात जो है वो पीछे ना रह जाए इस फोरम पे भी, कि चूंकि इस फोरम पे ये नहीं है तो इसलिए ये इस तरह की बात करते हैं। तो फिर हुकूमत कैसे गिरेगी सर? आप असेंबलियां भी मौलाना अब जी मौलाना जब इजलास में आएंगे तो फिर देखिए फिर कैसी जोरदार स्पीचेस होंगी यहाँ और कैसे जोरदार जो है ना वो हमारी तरफ से, हम बहुत थोड़े हैं मगर इसके बावजूद हम थोड़े होते हुए भी कितना जोरदार जो है ना अपोजिशन का किरदार अदा करते हैं। आप ये फिर आप आइंदा के सेशंस में देखेंगे। ये तो खैर नहीं, हम देख सकते हैं, हम एक मंजरनामा देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर साहब। लेकिन अतर के बाद मैं अज़मा की तरफ जाती हूँ। अतर, आपको क्या लगता है कि अब ये जो इन्वायरमेंट है कि मौलाना हाउस में होंगे, वो पॉलिटिक्स वहाँ पे करेंगे, सड़कों पे उस तरह ज़ाहिर है कि नहीं होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पशीन के बाद से लगता नहीं है कि कोई बहुत बड़ी गैदरिंग उस तरह से तहरीक चला सकेगी। तो फिर क्या होगा, कैसे हुकूमत गिरेगी? देखिए, ऑब्वियसली चैलेंज हुकूमत के लिए जो बड़ा चैलेंज है इस वक्त मुझे ये लगता है कि जो हालात हैं आपकी मईशत के जो हालात हैं, महंगाई है, रोटी का जिक्र आपने किया था ब्रेक से पहले, ये वो बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसका हुकूमत के ऊपर पहले ही बोझ है। इसलिए कि सियासी हुकूमत है, आगे जाके इन्होंने दोबारा वोट भी लेने हैं। जहाँ तक इन जमातों का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में ये मोमेंटम बनाने की कोशिश करेंगे कि महंगाई भी है, आवाम को अपनी तरफ रखें, और पंजाब के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस वक्त सूरत है कि वो महविश आजाद साहिबा तो चली गई थी पंजाब नहीं जाऊंगी, PTI पंजाब नहीं जा रही है, वहाँ पे ये लोग कुछ नहीं कर रहे, ये सूरत हाल इनकी बनी हुई है। तो पंजाब क्यों नहीं जा रहे? ये तो उस्मा बुखारी साहिबा बताएंगी, हमारी बहन, ये क्यों नहीं आने दे रहे इनको? नहीं, मगर पंजाब नहीं जाऊंगा वाली भी सूरत हाल है। ये PTI कह रही है, PTI के पंजाब नहीं जाओ, ये हमायूं साहब से पूछना है हमने। लेकिन नज़मा, अच्छा, अभी मैं ख्याल है उनके साथ भी थोड़ा सा कनेक्शन का मसला हुआ है, इस्लामाबाद में कोई मौसम की सूरत हाल है। लेकिन हमायूं साहब क्यों नहीं जा रहे आप? ये अच्छा नुक्ता है जो अतर साहब ने। आपको किसने कहा कि हम लोग नहीं जा रहे? मैं नहीं कह रही है, तो अतर साहब मैं ये कह रहा हूँ ना। देखिए, इससे ये है कि आप ये स्टार्ट करते हैं, आप एक आध जगह से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद अभी कराची की तरफ होगा, फिर बाकी जगहों पे करते करते मोमेंटम बिल्ड करेंगे, और ऑब्वियसली पंजाब इज़ दी बेसिक वो है, और उस जगह पे जाएंगे। अच्छा, 21 को प्रॉब्ली पंजाब के अंदर वो भी हो रही हैं, ये इलेक्शंस भी हो रहे हैं, तो वो भी टाइम पीरियड अपने लिहाज से, तो उसके बाद ये डेफिनेटली हर जगह जाएंगे। बल्कि ये कहा भी गया, ये भी कहा गया है कि हमारे जो मेन थ्रस्ट होगा वो हो गई पंजाब में। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, देखिए, ये जो आप कह रही हैं ना कि हम लोग गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे हैं, हम लोग ये सारी कैंपेन है, ये गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, ये इलेक्शन में रिगिंग के खिलाफ है। अब अगर उस रिगिंग की वजह से एक गवर्नमेंट वजूद में आती है, उस गवर्नमेंट का वैसे भी कोई वो नहीं है, वो मतलब इनका कोई क्या कह सकते हैं, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, इनकी साख नहीं है, इनका वेटेज भी नहीं है। आप ये देख लें कि इनके अपने लीडर राना सनाउल्लाह, जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर्स हैं, वो कहते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि जो हमने वादे किए थे पूरे करेंगे। वो वादे इसलिए पूरे नहीं करेंगे कि वो कहते हैं कि हमारे साथ, मतलब इन ब्रैकेट में वो कहते हैं जो लंदन प्लान के तहत कहा गया था कि आपको 2/3 से मैंने पूछना है सेंटर साहब, लेकिन क्या ये कोई नया बयानिया अतर साहब शुरू हो रहा है आपके ख्याल में? वो इसको रीलॉन्च कर रहे हैं ना, क्योंकि अब उनका जो तैयारी पहले से कर ली, पेशबंदी है असल में। अब उनका कद रह गया वो तंदूरों तक जाने तक ना, तो अब ये चाहते हैं कि उनको दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाने की कोशिश करें। तो वहां से जिस तरीके से लेकर आए थे कि कितने सुना है कि 15-16 करोड़ रुपए लगाए थे उन्होंने एक उस इश्तिहार पे, जो हर एक अखबार के बिल्कुल फ्रंट पे था कि पाकिस्तान को नवाज दो और नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद से वो अपनी दोनों सीटें हार गए, और उसके बाद से अब तंदूर तक रह गए, तो अब उनको दोबारा लॉन्च करने के लिए ये कर रहे हैं। मुझे तंदूर का लिंक देने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सेंटर साहब ने दे दिया है। ये भी इशू बहुत बड़ा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि हर सियासी हुकूमत जो है ना, वो लगता है कि गैलरीज के साथ खेलती है, सिर्फ सॉलिड इकदाम नहीं कर सकती? मसलन इसी फैसले को आप देख लें कि 20 रुपए का नान भाई कह रहे हैं कैसे बेचूं मैं, जब मेरे खर्चा जो है वो उसके ऊपर 19 रुपए का आ रहा है, 16 रुपए का कैसे बेचूं मैं? देखिए, पहले तो मुझे कम से कम ये मैं नहीं सुन सकी, मुझे नहीं पता अतर कादरी साहब और सेनेटर साहब ने कौन से फूल बिखेरे हैं, लेकिन जो मैंने 2 जुमले एंड पे सुने, मजे की बात यह है कि जिन्होंने अपने दौर में आटा चीनी खा ली थी इस मुल्क की,
جو باقاعدہ طور پر اس کرپشن میں ملوث تھے، ان کو مریم نواز نے 6 سال بعد پورے پاکستان کو یاد کرایا ہے کہ روٹی سستی ہونی چاہیے. انہوں نے یہ پوری قوم کو، آج مجھے خوشی ہو رہی ہے یہ کہتے ہوئے کہ میری چیف منسٹر کے انیشیٹو پہ کم از کم عام آدمی کی روٹی ڈسکس تو ہو رہی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ان کا جعلی لیڈر تھا نا، وہ کہتا تھا میں آٹا کی قیمت میں، آلو پیاز کی قیمت جو ہے وہ کرنے نہیں آیا، اور بیچ میں سے پھر نکلے کے آتے بھانگ کی فیکٹریاں اور پناہ نشیوں کے لیے پناہ گاہیں اور لنگر خانے. یہ پروجیکٹس وہ دیکھے گئے تھے اس ملک کو. میرے یہ جو کہہ رہے ہیں نا، بڑی حقارت سے کہہ رہے ہیں، سینیٹر صاحب کو کیا پتا عام آدمی کس بلا کا نام ہے؟ ان کو کیا پتا یہ امیروں کو، یہ بہت ہی پریولیج کلاس ہے، ان کو روٹی عام آدمی کی بات کرتے ہوئے ان کو بڑی حقارت سے. وہ 3 دفعہ کا پرائم منسٹر تندور پہ چلا گیا، بہت اچھا کیا. 3 دفعہ کا پرائم منسٹر، اسی غریب سے ووٹ لے کر 3 دفعہ پرائم منسٹر بنا ہے. اور ان کو یہی کرنا چاہیے. اگر عام آدمی کو روٹی پہ پرابلم ہے تو 3 دفعہ کے پرائم منسٹر کو تندور پہ ہی عمل درآمد سب سے بڑا ایشو ہے نا عظما. عمل درآمد کیسے کریں گے آپ؟ دیکھیے، جب تک یہ بات ہے کہ عمل درآمد کرا رہے ہیں جی ہم، اور وہ ہم کرائیں گے انشاءاللہ. یہ نان بھائی ایسوسی ایشن نے نہیں بتانا کہ جو ہے وہ روٹی کی قیمت کیا ہوگی، یہ حکومت وقت نے بتانا ہوتا ہے. یہی ان کی منافقت اور 2 نمبری ہے. ایک طرف جو ہے وہ روٹی کی قیمت نہیں ہونی چاہیے، خود کہہ رہے ہیں، خود کے پی کی حکومت جو ہے وہ مریم نواز کی نقل کرتے ہوئے 15 روپے کی پھر روٹی کی قیمت کرتی. پھر نہ کریں نا، آپ امیون ہو جائیں جیسے آپ امیون ہیں لوگوں سے. آپ کا عام آدمی سے کوئی لینا دینا نہیں، امیون رہے آپ. اور 10 سال سے آپ کی حکومت ہے کے پی کے اندر. آپ کو خیال آیا، آپ کو شرم آئی کہ روٹی کی قیمت کم ہونی چاہیے؟ میری لیڈرشپ کو ہے روٹی کی پرواہ. میری لیڈرشپ کھڑی ہوگی تندور کے اوپر، کیونکہ عام آدمی کو پرابلم ہے. جہاں تک یہ کیلکولیشن کی بات ہے، حکومت پنجاب نے پوری کیلکولیشن کے بعد یہ 16 روپے کی قیمت جو ہے وہ نکالی ہے. اور یہ 16 روپے کی قیمت جو ہے یہ کیلکولیٹڈ جو ہے وہ 15 روپے کچھ پیسے بنتی تھی قیمت، جس کو 16 روپے کے اوپر راؤنڈ فگر کیا گیا ہے. اور اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو نہیں، اگر یہ ہو جائے تو ظاہر ہے سبھی کہیں گے کہ اچھی بات ہے عظما. یہ تو بہت ایک عام آدمی کا مسئلہ ہے اس وقت. یہ تو روٹی ایک عام آدمی کا مسئلہ ہے. نہیں، مجھے تو نہیں لگا، مجھے تو آپ کے کامنٹ سے بھی نہیں لگا. آپ نے کہا ہاں وہ دیکھو نا حکومت جو بھی ہے جیسے بھی ہے وہ کر رہی ہے. یہ پنجاب حکومت ہے جس نے پہلی دفعہ پورے پاکستان کو یاد دلایا ہے کہ عام آدمی کو سستی روٹی ملنی چاہیے. شہباز شریف کے دور کے بعد شہباز شریف صاحب نے سستی روٹی دی تھی 2 روپے والی. اس کے بعد یہ جو قیمت بڑھتی گئی کسی کو خیال نہیں آیا اس ملک کے اندر. اور آج اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو یہ بیٹھ کے پریولیج کلاس جو ہے وہ بیٹھ کے ٹونٹ کر رہی ہے. تندوروں کے لیے ہے، فلانے کے لیے. اچھا، میں اب اس کے اوپر تندوروں کے لیے میری لیڈرشپ ہے غریب آدمی کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے. میری لیڈرشپ کو مہنگائی سے تکلیف ہوتی ہے. نہیں بالکل، یہ اگر آپ یہ کر پائیں گے تو میرا عظما سبھی کے کارکردگی جواب ہونا چاہیے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. کارکردگی ہوگی تو سب کو جواب مل جائے گا. مجھے بتائیے نا. نہیں آسما، پورے آپ چاروں صوبوں کی کارکردگی نکال کے دکھائیے. پورے اس 1-1.5 مہینے کا ٹینیور سب کو ہو گیا ہے. کس کی کارکردگی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ایئر ایمبولینس جو ہے 2004 سے ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے، پنجاب میں لائیں گے نہیں آ سکے. مریم نواز لے کے آ رہی ہے، وہ لے آئی ہے. اس کے بعد اچھا چلیں، اب اس کے اوپر میں عطر کاظمی صاحب ٹھیک میں ایک جملہ کہنا چاہ رہے ہیں، پھر میں بریک پہ جاؤں گی. وہ میرے پھولوں کا پوچھ رہی تھی. میں نے پی ٹی آئی پہ تنقید کی تھی پر انہوں نے سنا نہیں تھا. میں نے کہا میں اپنی بہن کو بتا دوں. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی خود کے لیے ہی کافی ہے. یہ انہوں نے کہا تھا. دوسری بات یہ کہ جو یہ سستی روٹی کا مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ عوام کو سستی روٹی ملنی چاہیے، لیکن جو چیزیں حکومت کے ہاتھ میں، بجلی آپ کے ہاتھ میں، گیس آپ کے ہاتھ میں، پیٹرول آپ کے ہاتھ میں. شہباز شریف صاحب نے ایسے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا تھا 70 روپے کا پیٹرول کریں، کوئی نقصان نہیں ہوگا حکومت کو. ابھی آپ کیوں نہیں وہ سستا کر رہے؟ نان بھائیوں سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے. شفیق قریشی جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں ایسوسی ایشن کے، انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کے اس فیصلے سے متفق نہیں ہیں. ایک ویڈیو ریکارڈ کی، ابھی میں نے ان کا سنا ہے، ان کو ایم پی او کے تحت گرفتار کر کے جیل بھیج دیا. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ اچھا، اس کے اوپر وہ یہ بھی میں پوچھ لیتی ہوں. جی آپ جواب دے دیں اس کے اوپر. پھر میں دیکھیے، پہلی تو بات یہ ہے کہ عطر کاظمی صاحب بہت معصوم آدمی ہے. عطر کاظمی صاحب کہہ رہے ہیں میرے ہاتھ میں ہے، میرے ہمارے نہیں ہے نا بھائی. 4 سال جس کے ہاتھ میں دیا تھا نا، اس طرح جس کے ہاتھ میں تھا، اس نے پاکستان کو لہو لہان کر دیا. وہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ڈال کے پھر اس کے بعد اس کو ڈچ کر کے جہاں پاکستان کو پھینک کے گیا نا، وہاں سے پاکستان کو دوبارہ 2017 والی پوزیشن میں جو ہے وہ لانا، وہی ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے. اور اب میں نہیں کہہ رہی، بلومبرگ کہہ رہا ہے، ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ پاکستان دوبارہ آن ٹریک ہے. دنیا جو ہے وہ جس کی گھڑی چوری کر کے یہ کھا گئے تھے نا، جو یہ اتفاق ہے کہ
कि हमेशा जब पाकिस्तान को भला होने लगता है ये साजिश करने लगते हैं। IMF का प्रोग्राम आता है, ये IMF के दफ्तर के बाहर जाके बैठ के जुलूस निकालने लग जाते हैं, ये टेलीफोन कराते हैं, खत लिखते हैं। नहीं, अभी तो अगर आप सऊदी अरब वाली उसके ऊपर ठीक है, लेकिन नहीं वो सही है, मगर उस पर तो तरदीद आ गई है ना, सारी पूरी जमात तरदीद कर रही है इस वक्त। उसका जुल्फी बुखारी साहब बाहर बैठे हुए, उन्होंने भी तरदीद की है, यहाँ पे भी सब लोग तरदीद कर रहे हैं। नहीं, इनको आदत है, कर लेते हैं, उसके बाद ये मुकर जाते हैं। पहले अमेरिका के हम गुलाम नहीं थे ना, की आजादी लेनी थी, उसके बाद अमेरिका के जो है वो जा रहा है, वो जाके लॉबियस्ट फर्म भी आई हो रही थी, अच्छे ताल्लुकात चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा जो है वो गाड़ियां ले रही थी कि वो अमेरिका से। ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये मुनाफिकत है इनकी, जो इनकी हर जगह पे आपको नजर आएगी, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने से नहीं चूकते ये। अच्छा, ये अब आपको ये, चूंकि वो ये एक वैलिड पॉइंट उनकी तरफ से है कि जब भी सरमायाकारी की बात होती है तो इस तरह की, ये मैंने आपसे जवाब लेना है, मगर मैंने एक मैं ब्रेक के बाद वापस हम इस पे आएंगे। क्या कुछ इशारे वाकई मिल रहे हैं अच्छे जो कि इसके हैं, मईशत के सरमायाकारी आ रही है, पाकिस्तान के आवाम को फ़ायदा हो सकता है, नहीं, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सेंटर साहब, आपके पास आने से पहले कामरान मुर्तज़ा साहब से बात कर लूँ, एक दफ़ा तहरीक का भी कुछ ना कुछ निमट जाए। कामरान साहब, क्या आपको लगता है कि हुकूमत, बहुत सारे लोग कह रहे हैं चल पाएगी नीचे, आपको लगता है चल पाएगी? आपका इतना तजुर्बा भी है, या नहीं चल पाएगी हुकूमत? देखिए, जिस वक्त पीपल्स पार्टी ये देखेगी कि मामला कोई उसके लिए मुनासिब नहीं है, तो वो खुद ही जो है ना, वो जो सहारा है वो पीपल्स पार्टी का हट जाएगा। ये एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे मैं कह रहा हूँ, मुझे बज़ाहिर ही लगता है कि किसी भी टाइम पे जो है ना वो इनका साथ छोड़ जाएंगे और उस वक्त उनको जो है बहुत बड़ा नुकसान होगा। हमारी तारीख जो है वो उसमें लगेंगे अभी कोई महीना डेढ़ महीना जो है, इसको जो हीटअप करना है वो हमको महीना डेढ़ महीना चाहिए होगा। चारों सूबों में जाएंगे और फिर लाहौर की असम्बली से जो है ना फिर उसमें हम डिसीजन लेंगे कि अब हम इसमें कितना जो है अवाम को मुतहरिक कर पाए हैं, या अवाम के साथ साथ अपने वर्कर को जो है ना हमने कितना मोबिलाइज किया है, और उसके नतीजे में जो है हम इस्लामाबाद की तरफ आ सकते हैं, या फिर हमको जो है कोई एक आध राउंड और लगाना है। तो ये महीने डेढ़ महीने में चीज़ें वाज़े हो जाएंगी। और मीनवाइल जो है वो एक मसला इनको जो दरपेश है, महंगाई का मसला दरपेश है। ये सऊदीज की बात शुरू हुई है, सऊदीज के साथ हमारा तो बहुत अच्छा ताल्लुक है, लव अफेयर है रादर इसको कह लीजिए, मगर एक इन्होंने बहुत खराब किया है नून की गवर्नमेंट ने, वो ये कि रेकोडेक पे बात करनी है, यानी बलोचिस्तान के किसी मामले पे बात करनी है, और वजीर आला पंजाब जो है ना सऊदी जा रहे हैं। बिल्कुल रेकोडेक पे बात होनी चाहिए, बाकी मामला पे भी बात होनी चाहिए, मगर कम से कम जो है ना वो सूबे के लोगों को, या सूबे के अगर कोई नुमाइंदे हैं सो कार्ड है भले, तो उनको कम से कम वेट तो दे दीजिए ना। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है। एक तो आपने कहा तहरीक ऑन होल्ड है, यानी कि कुछ दिनों के बाद आप इसको देखेंगे, एक सेकंड राउंड लिया जाएगा, उसके बाद फैसला होगा कि हमने सड़कों पे आने के लिए दूसरा फर्स्ट राउंड में हम असेस कर लेंगे, कि सेकंड राउंड लेना है, या फिर उसके बाद जो है ना उठ के कहाँ जाना है। लाहौर से जो है ना वो लाहौर हमारा जो है ना वो मेरा ख्याल है कि टर्निंग पॉइंट होगा जब, और ये तहरीक इंसाफ के बगैर होगा जी इंशाल्लाह। हमारे साथ देखिए उनकी मर्जी, ये एक कलम तोड़ स्टेटमेंट दिया है कामरान साहब। पॉलिटिकल पार्टी है वो, अगर अकेले जाना चाहते हैं सौ बिस्मिल्लाह, हमें तो उससे कोई वो नहीं है। देखिए हमारा एक मकसद है कि पाकिस्तान में फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो जाए, लेकिन हैविंग सेड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो जो टिकटॉकर ग्रुप है ना, जो जुई पेट्रोल 130 पे पहुंचता था, 118 पे पहुंचता था, तो वो सारे आ जाते थे कि ओहो तबाहियाँ फिर गई हैं, फलानी हो गई है, ये हो गई हैं। अभी 300 रुपए का हो रहा है पेट्रोल, लेकिन मुझे कोई वो समझ नहीं आ रही कि वो लोग कहाँ चले गए जो कि इसके ऊपर बहुत सारी बातें करते थे कि तबाहियां हो गई हैं और ईद से पहले ये हो गया, गरीब आदमी किधर बिल्कुल सही बात है। ये बहुत, लेकिन क्या तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर आवाज उठाई है कौमी असेंबली में? सर सेनेट के अंदर सर बिल्कुल उठा रहे हैं। मैं एक बात बताता हूँ, मैं देखिए इस तरह होता है, आप रोटी जरूर सस्ती करें, सिर्फ रोटी नहीं, हर चीज सस्ती करें।
प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप पेट्रोल महंगा करते हैं, खासतौर पर डीजल महंगा करते हैं, जब आप गैस महंगी करते हैं, इन चीज़ों से इम्पैक्ट जाता है हर एक चीज़ के ऊपर, ठीक है। अब मेरी खरीद हुआ क्या है, जब गंदम की जो एक्चुअल जो वैल्यू है, गंदम की जो वैल्यू है वो अगर आपने लगाई है लेट्स से एक्स अमाउंट, और वो जो किसान को पड़ती है उससे 40% कम लगाई है, बहुत इंपॉर्टेंट वो किसान को 40% कम है। किसान मुझे बाप बताएं कहते अब वो बेचारे मजबूर हैं, मेरे पास मैंने उगाई हुई ना जगह, अब अगर मैं इसको नहीं बेचता तो ये तो मुझे 100% लॉस है ना, तो अब मैं क्या करूं, मैं मजबूरी पे 40% लेस पे बेचूंगा। आई है जो मुख्तलिफ ब्लूमबर्ग वगैरह जो भी इंटरनेशनल इदारे कर रहे हैं, वो कह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर आइंदा कुछ अरसे में महंगाई में कमी होगी। देखिए आइंदा कुछ अरसे में होगी, बिल्कुल होगी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। हाँ। अब वो आइंदा कितने अरसे में होगी, ठीक है, 27 से 21 पे आई है जो मैंने पढ़ी है रिपोर्ट, वो देखा जाएगा ना कितने उसमें जाए। लेकिन अगर अब ये देखिए ना, ये इस वक्त भी रोना किस चीज का रो रहे हैं, 2 साल से ऊपर टाइम पीरियड हो गया है इनकी हुकूमतों का। मैं इसलिए ये जो पिछले के 8 महीने वो इसलिए मैं कहता हूँ इनकी हुकूमत थी कि वही लोग जो उस वक्त केयर टेकर में थे आज इनकी गवर्नमेंट के हिस्सा हैं। सो दैट मींस कि वो 18 महीने जो इन लोगों ने डायरेक्ट किए, उसके बावजूद भी ये 2.5 साल बाद पीटीआई ने 6 जीडीपी दिखा दिया था, 3 साल बाद पीटीआई ने एक और 6 जीडीपी दिखा दिया था। ये लोग अभी तक रोना रो रहे हैं। ये बेसिकली एक मिनट इसलिए रोना रो रहे हैं, ना अहल, ना लायक, निकम्मे, निकट्टू, कुछ नहीं पता इनको। ठीक है उज़मा, अब आप सेंटर साहब ने अपने दिल की भड़ास निकाली है, जाहिर है सर्टिफाइड नालायक और नाअहल और निकम्मे साबित हुए जो सर्टिफाइड रोंदू हैं। हम नहीं रो रहे सेनेटर साहब, आप रो रहे हैं और इस मुल्क की आवाम आपको रो रहे हैं कि इस मुल्क का जब भला होने लगता है आपको क्या तकलीफ होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नामी जो पार्टी पहले एग्जिस्ट करती थी, अब जो वो मुख्तलिफ दहशतगर्दों का ग्रुप है, उसको पाकिस्तान की आवाम की भलाई से चिढ़ है और वो पाकिस्तान की भलाई के खिलाफ साजिशें करती है। अब ये जो इनको मौसूफ को मालूम है कि इनके दौरे हुकूमत में पेट्रोल की कीमत कितनी थी इंटरनेशनल मार्केट में और ये कितनी की दिया करते हैं। आज इंटरनेशनल जो है वो प्राइस क्या है, और IMF के जो है वो प्रोग्राम जब निगोशिएशंस में है, उस IMF को जिसको आपने जिच किया, जिसके दफ्तर के बाहर आप जुलूस निकालते हैं और कहते हैं पाकिस्तान को पैसे ना दो, आप ना करें पाकिस्तान की, आपके मुंह से ये जो है ना ये ड्रामेबाजी लगती है। ना आपको अवाम का कोई दर्द है, ना आपका इस पाकिस्तान से कोई लेना देना है, ना आप इस पाकिस्तान का भला होता देख सकते हैं। आपने सिर्फ इस मुल्क के खिलाफ साजिश करनी है। पता नहीं इस मुल्क ने आपका क्या बिगाड़ा है, इस मुल्क ने इनको इज्जत ही दी थी, तो इनको इज्जत ही दी थी। ये जब करते हैं साजिश करते हैं, ये जब करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, पाकिस्तान के आवाज कट रही है। अच्छा इसमें मैं महंगाई के हवाले से छोटी सी चीज़, एक तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट पिछले हफ्ते ही आई, पाकिस्तान एशिया का महंगा तरीन मुल्क बन चुका है, बिल्कुल है। और पाकिस्तान के अंदर जो मगर वो कह रहे हैं कि ऐसे नीचे आ रही हैं चीजें, आशारियां हैं। उन्होंने कहा कि इस बरस जो करंट फिस्कल ईयर है ये महंगाई का टारगेट लूज करेंगे। अच्छा जी अज़मा आप मुकम्मल कर लें, कुछ मिनट हमारे पास है, 2 मिनट से। रिपोर्ट में लिखा है, उसी रिपोर्ट में लिखा है कि महंगाई कम हुई है और अगले साल 11% महंगाई कम होगी और पाकिस्तान ऑन ट्रैक 27 से 21 पे आई है, लेकिन वो नजर आना चाहिए, खुश होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का दुश्मन है, उसी को तकलीफ हो सकती है इस बात पे। अच्छा तो दूसरा उन्होंने कहा कि करंट फिस्कल ईयर में ये अपना महंगाई वाला टारगेट मिस करेंगे और अगले साल बड़ा मुश्किल होगा, जो पूरी अगर आप रिपोर्ट पढ़ें। दूसरी बात ये कि अच्छी बात है पाकिस्तान में सरमायाकारी आए, पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो तो सबको खुशी होनी चाहिए। अब सऊदी अरब आया हुआ है, अच्छी बात है, वो करें इन्वेस्ट। कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा जब पिछली PDM की हुकूमत थी, ये जिनीवा गए थे और $9 अरब इन्होंने कहा था कि हम लेके आ रहे हैं, दुनिया ने देने, उसमें से अभी तक हमें तो इन्होंने $9 अरब छोड़े, $9 भी नहीं दिखाए। तो अब सऊदी अरब के साथ कितने MOU साइन हुए हैं, कितने मुआहदे हुए, ये सारा अमल दरामद करना एक बहुत बड़ा एक वो होगा, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन सऊदी अरब के साथ जो स्टेटमेंट दिया है उसका नुकसान जो है, अगर आप देखें पाकिस्तान की माजी में जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी सऊदी अरब की रही है, उसके तनाजुर में देखें तो लगता ऐसे है कि तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत ये कोई अच्छा मैसेज नहीं गया सऊदी अरब तक, जहाँ इतना ज़्यादा रद्द अमल जो है अब तहरीक इंसाफ की क़यादत और उनके जो कायदीन है उनकी तरफ से आ रहा है। लेकिन नुकसान शायद हो चुका हो, ये इसके ऊपर तो बहस होती रहेगी। गुफ्तगू आपने सुनी है, फैसला आपका।